गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज का क्लास फिर से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं बिहार स्टेट। तो आपको ऊपर में दिख ही गया होगा इस थंबनेल में कि आज का बिहार स्टेट से करेंगे, जो आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुकी है। तो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस चीज रहेगी, जो आपका पेपर वन में जो भी माध्यमिक एग्जाम के जो 9 to 10 क्लियर दे रहे हैं एग्जाम, ठीक है, सोशल साइंस से, उसके लिए आज हम लोग 100 अंकों का जो आपका पेपर रहेगा, जिसमें से हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 2 में फिर इसको डिवाइड करेंगे, इसलिए क्योंकि 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, एक बार में 100 क्वेश्चन करवा देते हैं, बट वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, जो इसमें से आप लोगों को लिए बहुत दिक्कत होगी। इसलिए 50-50 क्वेश्चन करेंगे, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 रहेगा जिसमें 50 क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट थर्ड है, इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया, तो जरूर उसको देख लीजिएगा। चलिए पेपर 1 में जो भी सोशल साइंस है उसके लिए प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन करिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है? आपको बताना गेहूं की प्रजाति नहीं है। चलिए, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बनाइए। 1 मिनट। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आपको बताना है गेहूं की प्रजाति नहीं है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। पहला है सुजाता, क्रांति, सोनालिका, कंचन। तो बताइए गेहूं की प्रजाति कौन सी नहीं है? चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा आपका क्रांति। तो क्रांति आपका गेहूं की प्रजाति नहीं है, बाकी ये सब सुजाता, सोनालिका और कंचन ये सब याद रखिएगा, ये गेहूं की प्रजाति है। तो क्रांति किसकी प्रजाति है? तो क्रांति आपके सरसों की प्रजाति। तो ये भी आपको याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो सरसों की क्रांति आपका क्रांति से हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा फलीदार फसल है? तो फलीदार वाला फसल सरसों, मटर, कॉफी, ज्वार। बताइए, तो फलीदार फसल कौन सा होता है? आपका हो जाएगा मटर। ऑप्शन में बी हो जाएगा मटर। मटर क्या होता है? फलीदार फसल होता है, तो इसको भी याद करके, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया है भारत की स्वच्छ जल कृषि मत्स्य उत्पादन विश्व का कौन सा स्थान? आपको बताना है। तो भारत का स्वच्छ जल कृषि मत्स्य उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान, ये पूछा गया है। आप लोग बताइए इसका। पहला ऑप्शन देखिए प्रथम स्थान, ऑप्शन में द्वितीय स्थान, ऑप्शन में तृतीय स्थान, ऑप्शन में चतुर्थ स्थान। तो बताइए इसका स्थान कितने नंबर पर आता है? चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा सेकंड स्थान पे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन में भी सेकंड स्थान पे जल कृषि मत्स्य उत्पादन में आता है। तो बोलेगा मत्स्य मतलब जो है कृषि जो आता है मछली उत्पादन, इसमें पूछेगा, कभी पूछ जाता है मछली उत्पादन। तो मछली उत्पादन किससे संबंधित है? आपका नीली क्रांति। तो ये भी आपको याद रखिएगा, नीली क्रांति है, ठीक है। तो नीली क्रांति से इसका स्थान भी है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मधुमक्खी फ्लोरा किसे कहते हैं? मधुमक्खी के रहने वाले स्थान को, मधुमक्खी के झुंड को, पसंद किए जाने वाले पेड़ को, या उपयुक्त में सभी? बताइए, तो मधुमक्खी फ्लोरा किसके कहते हैं? देखिए, मधुमक्खी फ्लोरा उसे कहते हैं जहाँ क्या कहते हैं मधुमक्खी, कोई मान लीजिए पेड़ है, तो ठीक है, पेड़ या ये वाला पेड़ है, तो ये वाला पेड़ वाले जगह में क्या कहते हैं, मधुमक्खी एक झुंड बनाते थे। इस प्रकार गुच्छा जो देखते होंगे आप लोग, यही वाला गुच्छा को वो पसंद करते हैं, और कहीं पेड़ वाले जगह पे क्या कहता है अपना यहाँ पे ये बना लेते हैं। तो यही वाला पसंद किए वाले पेड़ पौधे जो भी होते हैं जगह, उसको बोलते हैं मधुमक्खी को फ्लोरा कहते हैं, ठीक है। मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एपीकल्चर। तो एपीकल्चर याद रखिएगा, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया था वनस्पति खाद डालने हेतु प्रयुक्त भूरी सामग्री निम्न से किस पदार्थ से संबंधित है? देखिए, आपका क्या भूरी सामग्री किससे संबंधित है? सल्फेट से, हाइड्रोजन से, कार्बन से, या फास्फोरस से? बताइए। क्वेश्चन को देखिए आराम से पढ़िए और बनाइए। सही जवाब हो जाएगा कार्बन। इसका क्या हो जाएगा? तो वनस्पति खाद जो डालने हेतु प्रयुक्त में जो भूरी सामग्री होता है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको यह हो जाएगा सही जवाब कार्बन से, ठीक है। तो इसमें कार्बन के साथ इसमें कौन कौन सा मात्रा और भी मौजूद है, जैसे नाइट्रोजन भी रहते हैं। तो नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, उसके बाद और भी जैसे कि वहाँ का जो भी वातावरण के अनुसार अमोनिया हो गया, तो ये सब मात्रा वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन कहते हैं, वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा को क्या कहते हैं? तो वायु के द्वारा स्थानांतरित मृदा को एलोरियन, लेटेराइट, बलुआही मिट्टी, या एलुवियम मिट्टी? बताइए। तो जो वायु के द्वारा स्थानांतरित होते हैं ऐसे मिट्टी को कहते हैं एओलियन। तो ऑप्शन में ए होता है एओलियन। तो एओलियन क्या होता है? वायु के द्वारा जो स्थानांतरित होता है ऐसे मिट्टी को एओलियन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ पोषक तत्व में से समृद्ध है? तो पोषक तत्व से समृद्ध जीवाश्म, उर्वरक, खाद, बेंजिक, हेजोक्लाइट। बताइए क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये। तो ठीक है, हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा उर्वरक। एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उर्वरक। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? उर्वरक। उर्वरक क्या है? रासायनिक पोषक तत्व से समृद्ध मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ये वाला उर्वरक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला, नीली क्रांति अभी जस्ट बताया था किससे संबंधित है? दूध उत्पादन, तिलहन, मछली, खाद्य उत्पादन। चलिए, देखिए नीली क्रांति किससे संबंधित? अभी जस्ट बताया था मछली। मछली का जो उत्पादन होता है नीली क्रांति आ जाते हैं। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट बता देते हैं, जैसे क्रांति से हो सकता है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट आपको करवा देते हैं ताकि एग्जाम में आएगा।
तिलहन जो आपका है, जो ये आपका सरसों से होता है, तो सरसों या जो भी होता है, तो आपका पीली क्रांति, तो पीली क्रांति से संबंधित होता है आपका ये तिलहन। तो ठीक है, पीला क्रांति, दूध, दूध जो होता है आपको कहता है मतलब कि श्वेत क्रांति से, तो श्वेत क्रांति। बताइए श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो यहाँ पे बोला वर्गीज, तो वर्गीज कुरियन। तो श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है, तो इम्पोर्टेंट है वर्गीज कुरियन। ठीक है, चलिए वर्गीज कुरियन हो जाएगा। यहाँ पे खाद, जो खाद के लिए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि खाद में से कुछ कुछ जैसे आ जाता है, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए जैसे कि आप यहाँ पे आ जाते हैं एक्स्ट्रा, जूट, जूट उत्पादन बोलेगा, ये इम्पोर्टेंट है। बोलेगा जूट उत्पादन किससे संबंधित है? तो आपका गोल्डन फाइबर से संबंधित है, गोल्डन फाइबर। याद रखिएगा, कुछ बता देते हैं। जैसे अगला, जैसे एग्जाम में इससे पूछ सकता है, जैसे कि आपका झींगा उत्पादन, हाँ ये आ सकता है झींगा उत्पादन। तो झींगा उत्पादन किससे संबंधित है बताइए? तो झींगा उत्पादन जो आपका किससे है? गुलाबी क्रांति से संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति से झींगा उत्पादन है। और एक हो जाता है, थर्ड में देख लेते हैं। जैसे इसमें पूछेगा कपास, कपास के लिए क्या हो जाएगा? कपास के लिए कौन सी क्रांति मानी जाती है? तो कपास के लिए सिल्वर फाइबर। तो याद रखिए सिल्वर फाइबर, सिल्वर फाइबर। ठीक है, और एक बता देते हैं जैसे कि अंडा उत्पादन, तो अंडा उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति? अंडा उत्पादन के लिए आपका हो जाता है रजत क्रांति। तो रजत, तो रजत क्रांति आपका अंडा उत्पादन। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो कौन कौन सा हम लोग जिक्र किए, एक बार रिविजन कर लेते हैं। सरसों के लिए तिलहन, दूध के लिए श्वेत क्रांति, जूट के लिए आपको गोल्डन फाइबर, झींगा के लिए गुलाबी क्रांति, कपास के लिए सिल्वर क्रांति, अंडा के लिए रजत क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए। जैव मंडल की सृजनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई है इकोनोटाइट, परिस्थिति, बायो या जीवो? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? उसकी संरचनात्मक आकार होता है। पारिस्थितिक मतलब क्या होता है? जो जीव मंडल में व्यक्ति मतलब रहते हैं, जीव जंतु, सारा उसके बारे में। निम्नलिखित में कौन सा मानव जीवित जीवोम है? तो मानव के द्वारा जनित जीवोम, मतलब जीवोम क्या होता है? जहाँ मतलब जीवन का निर्वाह किया जाता है, चाहे जीव जंतु जो भी है उसके लिए उसको क्या, जनतंत्र, घास का मैदान, वसो या फसली भूमि? बताइए क्या होगा। चलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन में फसली भूमि। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यह हो जाएगा। मानव क्या कहता है? जीवम, तो मतलब फसल के माध्यम से, फसली भूमि जो होता है उनको उगा के अपने जीवन का यापन का जो भी करने के विधियां होता है, तो इसी के अंतर्गत में आते हैं। चलिए अगला 11 बार, स्वपोषित जीवों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता किसके द्वारा पूरी होती है? प्रकाश संश्लेषण, ग्लूकोज नवजात ग्लूकोजन के द्वारा, ग्लाइकोजिन ग्लाइकोजन के द्वारा, बाह्य स्रोत के द्वारा? तो बताइए किससे होती है? चलिए तो सही जवाब हो जाएगा प्रकाश का संश्लेषण के द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैविक अनोनी क्रिया किस प्रकार की जाति को लाभ से दूसरी जाति को हानि होती है? मान ली एक जाति को प्रॉफिट हो रहे पे दूसरी जाति को हानि होती है, तो कौन सी प्रक्रिया है? परजीवी, स्पर्धा, सहभोगी या सहप्रभुता? बताइए। तो ऐसे जो प्रक्रिया होती है, एक मतलब एक को प्रॉफिट हो रहा है दूसरे को, तो परजीवी। तो परजीवी आप लोग पढ़े होंगे, जैसे फीता कृमि आप लोग पढ़े होंगे, फीता कृमि जो भी होता है, ठीक है, फीता कृमि होता है, जैसे अमरबेल होता है, तो अमरबेल। तो ये सब क्या कहता है, मतलब कि एक जैसे पेड़ है, तो ये सब पेड़ में क्या था, ये पूरी तरह से फैल जाता है, और इसका जो भी पेड़ अपना पोषण करता है उससे क्या कहता है, ये दूसरे से ये पोषण छीन के ये जीवित रहता है, तो यही होता है परजीवी। ठीक है, जैसे आपका सर में रहता है जू, तो जू क्या कर देता है, आपका सर का जू जितना भी होता है ब्लड वगैरह जो भी है, तो वो घींच घींच के ये अपना जीवन यापन करता था, मतलब कि दूसरे को हानि पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन उठाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों का चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भूषण, भूवैज्ञानिक चक्र या भू रासायनिक चक्र? तो बताइए क्या कहते हैं उसको। तो ऐसे विधि को जैव भू रासायनिक चक्र, तो क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, जैव भू रासायनिक चक्रण कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? नंदा देवी, नीलगिरी, मन्नारवाड़ी, ग्रेट रन ऑफ कच्छ? बताइए। तो भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? ग्रेट रन ऑफ कच्छ। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्रेट रन ऑफ कच्छ। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखें। बोलेगा भारत में कितने जैव मंडल है? टोटल जैव मंडल बोलेगा तो आरक्षित जैव मंडल की संख्या अब कितनी है? तो 18। तो टोटल कितनी? 18 जैव मंडल, आरक्षित जैव मंडल है। जिसमें आपका नंदा देवी आती है, नीलगिरी आती है, मन्नार की खाड़ी आती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, जैसे कि और भी आ जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। उसके बाद आपका जो भी है असम का जो है, बहुत सारा है, डिब्रूगढ़ का जो बहुत सारा जगह-जगह है, जैसे मानस हो गया, कुछ-कुछ नाम है, वो सब याद रखिएगा। अभी डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करेंगे, बाद में करेंगे। चूना पत्थर एक प्रकार का चट्टान है, कायांतरित, अपसादी, आग्नेय चट्टान, लेटराइट चट्टान? तो बताना चूना चूना पत्थर क्या है? चलिए,
तो चूना पत्थर जो हो जाएगा तो सही है ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा अवसादी चट्टान, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवसादी। तो चूना पत्थर क्या है? एक प्रकार का अवसादी चट्टान है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, नाइपर, नाइपर संस्थान कहाँ अवस्थित है? नूनीमन, हाजीपुर, मथुरा या पतरातू में? बताइए नाइपर क्या है? चलिए, तो नाइपर कहाँ है आपका? हाजीपुर में अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाजीपुर। ठीक है, अब नाइपर क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये एक प्रकार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी इनोवेशन रिसर्च है। तो यहाँ पे क्या क्या रिसर्च वगैरह जो भी किया जाता है तो वही इसमें इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, नदी के डेल्टा वाले भाग को किस प्रकार के वन मिलते हैं? तो नदी के जो डेल्टा वाले भाग होते हैं उसमें किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये पूछा गया है। चलिए, पहला ऑप्शन है पतझड़ वाले वन, ऑप्शन में सदाबहार वन, ऑप्शन में सी मैंग्रोव वन, ऑप्शन में शुष्क वन। चलिए, तो नदी के जो डेल्टा वाले भाग होते हैं उसमें क्या था? मैंग्रोव प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो मैंग्रोव प्रकार का डेल्टा वाले भाग में जैसे कि जहाँ अधिक वर्षा होती है, तो अधिक वर्षा, तो जहाँ अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे कि आपका अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र हो जाएगा, तो ये वाले क्षेत्र समय क्या अधिक वर्षा होता है। असम के क्षेत्र जो असम वाले क्षेत्र है, तो ये समय अधिक वर्षा होता है। इस वाले क्षेत्र में कौन सा वन पाए जाते हैं? तो ये सब जो अधिक वर्षा वाले हैं तो इसको बोलते हैं सदाबहार। तो क्या सदाबहार कौन सा सदाबहार वन पाया जाता है? तो क्या है सदाबहार? उष्ण कटिबंधीय। तो सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको रहेगा। जैसे कि इसके अंदर में कौन-कौन सा आ जाएगा एग्जाम्पल में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन में आपका जैसे आ जाएगा महागोनी का वृक्ष, महागोनी का वृक्ष। ठीक है, महागोनी का वृक्ष हो गया, आबनूस हो गया, तो ये पूछा जाता है इसलिए बता देते हैं। ये वाला डिटेल वीडियो है अपलोड कर चुके हैं, तो जो नहीं देखे देख लीजिएगा। इसमें फिर रोजवुड आ जाएगा, तो ये सब इसके अंतर्गत में पाए जाते हैं। चलिए, अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल वाले क्षेत्र में वनस्पति को क्या कहते हैं? एलीफाइट, लिथोफाइट, मेसोफाइट या जेलोफाइट? बताइए क्या कहते हैं उनको? तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल वाले जो क्षेत्र है उसको कहते हैं जेरोफाइट। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा जीरोफाइट। तो क्या कहते हैं उनको? जेरोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? कुफरी, राजमुंदरी, देहरादून, कानपुर? तो बताइए कहाँ अवस्थित है? चलिए, तो सही आंसर देहरादून, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा देहरादून। अब जैसे कुछ अनुसंधान आपको बता देते थे, जैसे बोलेगा केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? तो चावल अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान। तो केंद्र चावल अनुसंधान कहाँ है? आपका कटक में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसी में जैसे कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट मतलब जैसे कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय चाय, तो चाय अनुसंधान कहाँ पे है? तो चाय के लिए आपको बोलेगा तो आपका असम में हो जाएगा, तो असम में हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बोलेगा तंबाकू, तो केंद्र तंबाकू, तो तंबाकू अनुसंधान कहाँ है? तो तंबाकू के लिए आपको बोलेगा आंध्र प्रदेश, तो एपी लिख देते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश को राजमुंद्री जो नामक है वहाँ के लिए। ठीक है, चलिए, उसके बाद भारतीय बोलेगा गन्ना अनुसंधान है, तो गन्ना के लिए आपको पता ही होगा, गन्ना के लिए फेमस कौन है? लखनऊ, यूपी, यूपी के लखनऊ फेमस है। चलिए, अगला देख लेते हैं। वर्तमान संविधान के मूल अधिकार का कौन सा भाग में रखा है? तो मूल अधिकार कौन सा भाग में है? भाग 3 नहीं, भाग 4, भाग 3, भाग 6, भाग 7? बताइए कौन सा अधिकार में मूल अधिकार है? तो आप लोग कितना बार बता चुके हैं, भाग 3 में मूल अधिकार दिया गया है। मूल अधिकार कितना है आपका? 12 से लेके आर्टिकल 35 के भीतर, 12 से लेकर 35 के में आपका मूल अधिकार का जिक्र किया गया, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत, तो इसमें नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत दिया गया है, तो ये सब भी आपको याद रखना है। चलिए, अब जैसे कि मौलिक अधिकार मूल अधिकार है, भाग जो आपका 12 से 35 में है, ये कहाँ से लिया गया था? ये आपका अमेरिका, तो अमेरिका से लिया गया था। है ना? तो अमेरिका यहाँ पे लिख देते हैं अमेरिका, तो अमेरिका से लिया गया था भाग आपका 3। ठीक है, जिसमें 12 से 35 इसको हम मैग्ना कार्टा, तो मैग्ना कार्टा के भी नाम से इनको जाना जाता है, जिसमें से इसमें बहुत सारा अधिकार है, जैसे कि समानता का अधिकार बता देते हैं। समानता, तो समानता का अधिकार आपका क्या है? 14 से 18 शॉर्ट में बताते हैं ताकि जल्दी-जल्दी आपको बस याद रहेगा। समानता का अधिकार होता है, इसमें होता है स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता का रहने का अधिकार से हम शॉर्ट में लिख देते हैं 19 से लेके 22 के बीच में। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्र के बाद हो जाएगा आपका शोषण का विरुद्ध अधिकार, तो शोषण तो डायरेक्ट लिखते हैं, शोषण का विरुद्ध आपका 23 और 24 में दिया शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, उसके बाद धार्मिक धार्मिक जो धर्म अपनाने का जो अधिकार है, धार्मिक की स्वतंत्रता आपका कितना 25 से लेकर 28 के बीच में, दो धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, जैसे संस्कृति या संरक्षण, तो संस्कृति का जो संरक्षण का अधिकार है, संस्कृति का संरक्षण आपका 29 से लेकर 30 के बीच में, जो अपना संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। इसमें बोलेगा फिर आपका उपाधियों का अधिकार किसमें है? उपाधि का आर्टिकल 32 में बीच में है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? अंतिम बार बताना है।
11 जुलाई 2009, 7 मार्च 2005, 3 फरवरी 2010, 17 नवंबर 2006। अंतिम बार, तो अंतिम बार 1900 ये अंतिम बार बोलते हैं, तो इसका कब लगाया था? लास्ट, मतलब लास्ट बार में कब लगाया गया था? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 7 मार्च 2005, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 मार्च 2005। तो अंतिम बार में आप बोलोगे स्टार्टिंग में फर्स्ट बार कहाँ लगा? तो पहली बार याद रखिएगा, पहली बार जो लगा था ये आपका 29 जून को। कब लगा था? 29 जून 1968 में। तो 29 जून 1968 पहली बार लगा था, ठीक है। और जब बिहार में जब ये लगा था, इस समय में उस समय का जो राज्यपाल था कौन था? उस समय का राज्यपाल था बूटा सिंह। तो कौन था? बूटा सिंह, ठीक है। तो उस समय का राज्यपाल बूटा सिंह था। चलिए नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद, लोकायुक्त। अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप बिहार स्टेट के लिए बहुत अच्छे से आप एग्जाम से जाने से पहले ये सब प्रैक्टिस जरूर लगा के जाइए, आपको लिए बहुत हेल्पफुल करेगी। चलिए, तो इसका सही जवाब की ओर बढ़ेंगे, तो कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो भी होता है महालेखा का जो भी नियंत्रक आदि का काम करने का ये करता था। महालेखा नियंत्रक आदि का जो जिक्र किया गया ना, आर्टिकल बोलेगा, तो आर्टिकल आपका 148 में इसका जिक्र किया गया, तो इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1956, 1953, 1971, 1990। तो राज्य पुनः आयोग जो आपका था, मतलब कि कितना इसमें से अलग अलग राज्यों की मांग किया गया था, तो ये बताना है आपको कब किया गया था? 1953 में। तो सही जवाब हो जाएगा 1953 में इनकी मांग उठाया गया था, ठीक है, जो इसके राज्य पुनः आयोग की स्थापना किया गया था। फिर बाद में जब वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का जो सरकार मतलब ये था पीएम, उसके दौरान यहाँ पे एक आंदोलन होता, ठीक है। पहले बोलेगा कि ये गठन किसके माने, तो फजल अली, यहाँ आ गया फजल फजल अली। तो फजल अली का जो आयोग आया था, उसी में राज्य पुनर्गठन का स्थापना किया था। इसी में एक नेता रहता है जो सीतारमन, आपको याद होगा, सीतारमन रमन सीतारमन पट्टा सीतारमन, इसी को बोलते हैं पट्टा सीतारमन। तो पट्टा सीतारमन एक विद्रोह करता है, जिसमें से 29 दिन का भूख हड़ताल करता है, जिनके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के कारण आंध्र प्रदेश में पूरी तरह से ये हो जाता है। तब फिर वहाँ का जो पीएम रहता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फिर क्या हुआ रहता है, ठीक है। तो उसी के दौरान फिर बाद में 1956 में जब आंदोलन खत्म हो जाने के बाद 1956 में फिर क्या कहता था, भाषा के आधार पे, तो भाषा के आधार पे फिर आंध्र प्रदेश को गठन किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना, भाषा के आधार पे फिर आंध्र प्रदेश को यहाँ पे गठन किया जाता था। कब किया जाता? 1953 में। 1953 में भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश को गठन किया जाता। और 1957 में 14 राज्य, जो आपका 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को क्या कहता है, उसी समय गठन किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य का अद्भुत वर्ष, तो अद्भुत वर्ष 2000 में हुआ था? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दोनों, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो आपका छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का 2000 में स्थापना हुआ, तो ये भी याद रखिएगा 2000 में। अब एक झारखंड का भी स्थापना था 15 नवंबर 2000 में, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 को भी झारखंड का भी स्थापना होता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला, इसमें पूछा गया है, अनुच्छेद 21 का संबंध किससे संबंधित है? मूल अधिकार, नीति निर्देश, केंद्र निर्देश, मूल कर्तव्य, बताइए। चलिए, तो हम लोग सही जवाब की ओर बढ़ेंगे, तो 25 का सही जवाब होगा। तो अनुच्छेद 21 मतलब क्या होता है आपका जो भी है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूल अधिकार। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मूल अधिकार। मूल अधिकार का जिक्र करता है आर्टिकल 21, जो अपना जीवन जीने का या जीवन दैहिक स्वतंत्रता का था। तो जीवन जीने और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका इसी के अंतर्गत में आता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जैसे बता देते हैं। नीति निर्देश तो आपको बता दिए थे, केंद्र संबंधी मूल कर्तव्य ये सभी आपको पहले बता चुके हैं, तो चलिए ये सबको छोड़ देते हैं अभी। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री बने 1947 के श्रम मंत्री कौन थे? तो देखिए वो 47 के दौरान पूछ दिया है, सरदार बलदेव, जगदीश राम, राजेंद्र प्रसाद, इसमें से कौन है, बताइए। इसको नहीं बताइएगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो याद रखें जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर बी होगा जगजीवन राम। अगला क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इसमें पूछा गया, संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी जो है, इसका उल्लेख संविधान को कौन सा अनुच्छेद में है? 51 में है, 112 में है, 280 में, 343 में। देखिए किसमें इनका जिक्र किया गया है। चलिए, तो सही जवाब क्या होगा? 343। 343 में जो आपका राज्य भाषा है, उनके बारे में जो जिक्र किया गया था, आर्टिकल 343 में जिक्र किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इससे पूछा गया, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1940, 13 अगस्त 1945। बताइए। चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा पहली बैठक। तो देखिए यहाँ पे पहली बैठक बोला है, तो दिसंबर में, तो याद रखें 9 दिसंबर 1946 का पहली बैठक होती है। बोलेगा दूसरी बैठक कब होती है, तो 9 के फिर 2 दिन बाद, तो 9 के बाद हो जाएगा 10-11।
11 दिसंबर, ठीक है? तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हो रही है। फिर बोलेगा तीसरी बैठक कब होती है? तो फिर इसके 2 दिन, तो 11 के बाद 12-13, तो 13 दिसंबर 1946। तो ये आपको याद रखिएगा, पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीनों बैठक को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो इसे याद रखिएगा, पहली, दूसरी, तीसरी के बारे में। चलिए, इसी के दौरान अस्थायी अध्यक्ष, जो अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनता है, कौन बनता है? आपका कौन होता है? राजेंद्र प्रसाद अस्थायी। अस्थायी बोलेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा, तो दोनों याद रखें। यहाँ बोल देगा अस्थायी, तो अस्थायी बताएगा तो सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद। अस्थायी बोलेगा तो आपका राजेंद्र, ठीक है? चलिए, अगला इसमें पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा, तो बताइए दक्षिण गंगा कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। तो दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, और आपका अगर दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को, तो याद रखें गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा। इसकी लंबाई बोलेगी तो कितना है? 1465 किलोमीटर, तो 1465 किलोमीटर की इनकी लंबाई है। कुल लंबाई बोलेगा 1415 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है? चलिए, अब बोलेगा गंगा, चलिए इसको अभी छोड़ देते हैं, हटाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वित्त क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? बीमा, व्यापार, विनियोग, बैंकिंग। देखिए, एक प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो बोला द्वितीयक में क्या आता है? द्वितीयक में क्या कहता है? निर्माण, जो फैक्ट्री वगैरह होता है। जैसे कि प्राथमिक में बोलेगा तो प्राथमिक, प्राथमिक में जैसे कच्चा माल, जितने भी है कच्चा माल है, तो कच्चा माल जैसे कि आपका गन्ना वगैरह होता है, जो भी कृषि वगैरह होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में। यहाँ से जो भी प्राथमिक से के बाद जो भी आता है, जैसे गन्ना आया, तो गन्ना क्या आता है? मान लीजिए यहाँ फैक्ट्री लगा हुआ है, तो फैक्ट्री में आने के दौरान क्या होता है? यहाँ पे उसका जो मॉडिफाई किया जाता है, फिर उससे गन्ना से क्या है? चीनी बनाया जाता है। चीनी जो फिर आपका उत्पाद में काम आ जाता है, तो ये आपका तृतीयक क्षेत्र में। तो जो है व्यापार, बीमा, व्यापार और बैंकिंग, ये आपका तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत में आता है, ये थर्ड में आता है, तो ये भी आपको याद रखना है। सेवा जो प्रदान करता है, तृतीयक के अंतर्गत आता है। राजकोष से घाटा होता है, क्या होता है? प्राथमिक घाटा का ब्याज भुगतान, प्राथमिक घाटा का ब्याज का भुगतान, कुल बचत और कुल प्राप्तियां, इनमें से कोई नहीं, बताइए। चलिए, तो इसमें बोला राजकोष से घाटा, तो राजकोष से होता है प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज, प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज। हाँ, तो ये वाला होता है प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज, तो यही होता है ब्याज का भुगतान। तो इसमें दोनों सेम ही है, ब्याज भुगतान, ब्याज भुगतान। तो ये दोनों ऑप्शन सेम ही है, तो छोड़िए, हटाइए, कोई भी दोनों मान लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट, अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती? देखिए, म्यांमार के साथ नहीं लगती, तो आपको सीमा भी याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ किससे सीमा लगती है, अफगानिस्तान के साथ किससे, पाकिस्तान के साथ सीमा किससे लगती है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? बिहार के साथ कौन कौन सा राज्यों के साथ सीमा लगता है, तो ये भी याद रखिएगा, असम, नागालैंड, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश। बताइए, म्यांमार की सीमा नहीं लगती है, नहीं लगती है, वो पूछा गया, तो क्या होगा? असम। तो असम की सीमा जो है म्यांमार के साथ नहीं लगती, तो ये भी याद रखिएगा, म्यांमार की सीमा असम के साथ नहीं लगती है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट 33, यंग इंडियन समाचार पत्र कौन निकाले थे? तो यंग इंडियन, हृदयनाथ कुंज, मोहनदास, मदन मोहन मालवीय, केसी पत्र निराकार, बताइए कौन? चलिए, 33 का सही आंसर मोहनदास। तो मोहनदास ने यंग इंडियन समाचार पत्र को निकाले थे, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ आप लोग पढ़े होंगे, जो अभिलेख किसके शासन से संबंधित है? कलिंग राज के शासन है, रुद्ररमन, समुद्रगुप्त, यशवर्धन, ये किसके संबंध से? जूनागढ़ आप लोग पढ़े हैं, तो सही हो जाएगा रुद्ररमन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जूनागढ़। किसके संबंध है? तो ऑप्शन बी होगा रुद्ररमन के नाम से भी संबंधित है। नेक्स्ट, तंजौर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सोमेश्वर, अमोद घोष, राज प्रथम ने, या विष्णुवर्धन? तो बताइए, तंजौर जो शिव मंदिर है फेमस है, तो किसने करवाया था? चलिए, सही जवाब हो जाएगा राजा राज प्रथम, तो प्रथम सही आंसर हो जाएगा, राजा राम प्रथम ने तंजौर का ये आपका शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल, देवपाल, कुमारगुप्त, गोपाल, किसने किया था? चलिए, तो सही जवाब होगा आपका सही ऑप्शन नंबर एक, तो क्या होगा? धर्मपाल, तो सही जवाब होगा धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। नेक्स्ट, अगला है द्वितीय विश्व, देखिए देखिए विश्व युद्ध जो है आपका विश्व युद्ध से सारा क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में पूछेगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर किस देश ने आक्रमण किया था? तो ये देश में आक्रमण किया था, फ्रांस, जापान, जर्मन, इटली, बताइए। तो कौन किया था? जापान आक्रमण करता था, जापान, ठीक है। देखिए, जापान पे आक्रमण भी करता है अमेरिका, अमेरिका भी करता है, याद रखे होंगे। जहाँ अमेरिका का था, जापान का दो शहर अगर हिरोशिमा होता है, हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा और एक नागासाकी, नागासाकी। ये वाला जो है जहाँ पे अमेरिका के द्वारा क्या कहते हैं, यहाँ पे बम गिराया जाता है, जिसमें से बहुत ज़्यादा खतरनाक विस्फोट होता है, जिससे वहाँ पे अभी भी क्या होता है, बच्चे मतलब क्या होता है, अपंग पैदा होते हैं। तो ये आपको याद रखना, हिरोशिमा नागासाकी। अब बोलेगा पर जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था,
उसके दौरान हिरोशिमा पे कब गिराएगा तो याद रखिए 9 अगस्त को, ठीक है? 9 अगस्त को 1945 9 अगस्त 1945 को यहाँ पे बम गिराया जाता है, ठीक है? यहाँ पे बोलेगा तो ये ना पहले पहला गिरा 6 सम ना, पहले यहाँ पे 6 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी, तो हिरोशिमा में आपको गिरा था 6 अगस्त को, यहाँ पे 6 अगस्त को गिराता है, इसके बाद यहाँ 9 अगस्त को गिराया जाता है, ठीक है? 9 अगस्त 1945 तो याद रखिएगा हिरोशिमा नागासाकी पे, ठीक है? जी। अब बोलेगा द्वितीय युद्ध होने का कारण क्या था? तो द्वितीय युद्ध होने का क्या कारण था? जो मतलब कि यहाँ का जो भी है जर्मन तो था, जर्मनी के द्वारा पोलैंड तो पोलैंड पे क्या करना? जर्मनी के द्वारा पोलैंड पे क्या करना? आक्रमण करना। तो जर्मनी के द्वारा पोलैंड पे आक्रमण करना। ये कितना वर्ष के लिए चलता है? तो 6 वर्ष के लिए चलता है, तो ये आपको याद रखना है। द्वितीय युद्ध कब स्टार्ट होता है? तो ये भी याद करेगा। तो 1939 में स्टार्ट होता है और चलता कितना? 1945 तक। तो 1945 तक, ठीक है? डेट बोलेगा तो याद रहेगा 3 सितंबर स्टार्ट करा, 2 सितंबर तक लास्ट इसको खत्म हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी नदी हथुआ के पास गंगा में मिलती है? बताइए। सोन नदी, पुनपुन नदी, सकनी नदी, बालन नदी। हथुआ के पास गंगा में मिलती है, बताइए। तो क्या होएगा आपका? पुनपुन नदी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पुनपुन नदी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में कौन सा जिला धार भोर भू रचना वाली नहीं है? जमुई, रोहतास, नर्मदा या मुंगेर? बताइए कौन सा होगा? चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी रोहतास। तो क्या हो जाएगा? रोहतास, ठीक है? तो याद रखिएगा रोहतास। अगला इसमें पूछा गया खनिज और जिले के निम्न में जोड़ों में से कौन सा सही है? यहाँ पे लाइमस्टोन कैम्यूक में है, माइका भागलपुर में है, कार्स मधुबनी में है या लेड जिंक गया में है? तो बताइए कौन सा सही होगा इसका? अच्छा सही बताना है तो आपका होगा लाइमस्टोन जो होगा आपका कैम्यूक में। तो लाइमस्टोन के लिए क्या होता है? आपका चूना पत्थर के लिए, ठीक है? तो पत्थर तो चूना पत्थर और सीमेंट के लिए फेमस है, तो सीमेंट तो चूना पत्थर और सीमेंट के लिए फेमस है आपका लाइमस्टोन, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उद्योग और स्थान में निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आपको सही नहीं है बताना। ऑयल रिफाइनरी जो आपका बरौनी में है, सीमेंट आपका बरंजी में है, फर्टिलाइजर मतलब कि बरौई में और रेयर डिब्बा अभियान का भागलपुर में। तो बताइए कौन सा सही नहीं है? चलिए तो आपका रेल डिब्बा अभियांत्रिक जो है आपका भागलपुर में नहीं है, तो ये गलत है। बाकी ये सब सही है, तो याद रखिएगा, ठीक है? चलिए अगला इसमें पूछा गया पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरैया सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? लोएस्क है, बांध है, पक्षी अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है। तो चिरैया किसके लिए फेमस है? तो आपको पता होगा चिरैया यहाँ क्या लोएस्क का बहुत खानदार मतलब कि फैला हुआ, तो इसलिए इसके लिए फेमस है, ठीक है? चलिए अगला इसमें पूछा गया भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा? तो बताइए किसके माध्यम से करते हैं? अपना शक्ति का प्रदर्शन कैसे करते हैं? सीधे अथवा अपने अधिक जो भी उनके अधिकारी हैं उनके माध्यम से करते हैं, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में इससे बनता है, तो इसलिए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 44 देख लेते हैं। निम्न से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? बलवंत राम मेहता, अशोक मेहता, जीवी राव का मेहता या सर कवारिया आयोग के द्वारा? चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा 44 का अशोक मेहता। तो अशोक मेहता के द्वारा क्या होता है? ये कमेटी के न्याय मतलब न्याय पंचायत की कमेटी की स्थापना करता है, तो अशोक मेहता के द्वारा। ये कब किया था? 1977 में इसकी स्थापना किया जाता है, तो ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छ जनोपयोगी सेवा या सार्वजनिक अनुसंधान रख रखाव? तो कौन अधिकार में नहीं आता है? चलिए, कौन नहीं आता है? तो सार्वजनिक अनुसंधान का जो भी रख-रखाव की जो एक्टिविटियाँ हैं इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ये आपको भारत के 11वीं अनुसूची में आता है। 11वीं अनुसूची 11वीं अनुसूची, ठीक है? अनुसूची में ज़िक्र किया गया कुछ-कुछ जैसे बताया गया था। 11वीं अनुसूची में आपको 29 विषय दिया गया, तो ये भी याद रहेगा। 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिया था और उसमें 12वीं अनुसूची जो है 12वीं अनुसूची से नगर पालिका के बारे में है। नगर पालिका में इसमें 17 विषय या 18 विषय दिया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए। अगला, इसमें पूछा गया पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? संघ सूची, राज्य सूची, सम्मति सूची या सभी सूची में? कौन सा में नहीं है बताइए? तो ये सब हम पहले बता चुके हैं कि पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत में है। ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्य सूची के अंतर्गत में। तो बोलेगा टोटल कितनी सूचियां हैं? तो बोलेगा 3 प्रकार के केंद्र सूची, राज्य सूची और सम्मति सूची। देखिए अब इसमें से पूछा जाता है केंद्र सूची, तो केंद्र सूची में बोलेगा विषयों की संख्या। तो केंद्र सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो पहले था 97, अभी वर्तमान में कितना है? तो यहाँ लिखिए वर्तमान, ठीक है? पहले 97, वर्तमान में अभी 120 है, तो इसको याद रखिएगा वर्तमान में, ठीक है? चलिए राज्य सूची, जो राज्य सूची में बोलेगा तो राज्य सूची में पहले कितनी थी?
तो पहले थे 66, ठीक है, पहले 66 थे। अभी बोलेगा तो अभी कितनी है, अभी बोलेगा तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 59। तो क्या होगा 59, ठीक है, पहले 66 था, अभी 59। अब बोलेगा ये समवर्ती सूची, तो यहाँ पे बोलेगा पहले पहले कितना था, चलिए पहले था 47, अभी बाद में कितने हो गए 52। तो ये सारा याद रखिएगा। चलिए अगला, इसमें पूछा गया किस राज्य किन की राज्यों में 45 राज्य संस्थाओं में स्त्री के लिए 50% आरक्षण दे दिया। तो 85 राज्य में संस्थाओं में 50% आरक्षण दे दिया, कौन सा में, बिहार में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश, बताइए किसमें। तो सारा का सारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बिहार में, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सब में क्या करें, महिलाओं के आरक्षण देने का प्रावधान दिया गया है। 48 धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा के द्वारा, केवल राज्यसभा के द्वारा, दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, बताइए। आप लोग पढ़े होंगे धन विधेयक। धन विधेयक का संबंध किससे है, आर्टिकल आर्टिकल कितना 110, 110 में धन विधेयक का संबंध ये आपका केवल लोकसभा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोकसभा, ठीक है। चलिए अब लोकसभा के बारे में जिक्र हो गया, तो आपको एक ट्रिक बताते हैं, सरला सो रोंगला, सरला सरला से देखिए याद करने का, सो से मतलब होता है संसद, संसद, रो से होता है राज्यसभा, बार बार इसको बताते हैं, और लो से होता है लोकसभा। देखिए इसको कितना सारा अभी याद हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं 79 आर्टिकल में है, ये आपका 80 वाला आर्टिकल में है, और ये आपका 81 में है, ठीक है। तो ये इसे याद हो गया, 3 आर्टिकल याद हो गया। अब बोलेगा सबसे पहले देखिए आपका लोकसभा, लोकसभा को बोलते हैं छोटा सदन, तो क्या बोलते हैं छोटा सदन, तो सदन छोटा सदन, ठीक है। इसका मतलब कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष, तो याद रखिएगा 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। अब मिनिमम एज कितना होता है 25 साल, तो लोकसभा में यदि चुनाव चाहिए तो 25 साल का होता है, तो इतना हो गया। राज्यसभा, राज्यसभा को इसको बोलते हैं बड़ा सदन, बड़ा सदन बोलते हैं, इसमें बोलेगा कार्यकाल कितना होता है, तो इसको बोलते हैं 6 वर्ष होता है, ठीक है। और इसको मतलब कि इसमें बोलेगा जो वहाँ पे चुनाव लड़ने का मिनिमम एज कितना होता है आपका 30 साल होना रहता है, 30 साल होना रहता है। देखिए कितना क्वेश्चन इससे याद हो गया, जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1831, 1844, 1851, 1855, बताइए। आप लोग पढ़े होंगे संथाल विद्रोह कहाँ से संबंधित है, आपका झारखंड से संबंधित है। 55-56 में संथाल विद्रोह होता है, इसमें को नेता कौन रहता है, सिद्धू कानू, ठीक है। तो सिद्धू आ कानून, सिद्धू कानून, चांद भैरव और उसका फूलो और झानो, तो याद रखिएगा फूलो प्लस झानो, ये दोनों वाहन रहती है, फूलो झानो, ये सब मिलकर क्या करता है, ये संथाल विद्रोह का आंदोलन करता है। नेक्स्ट अगला है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस बार भारतीय सिविल सर्विस को हटा दिया, उसको हटा दिया था, तो क्या बताया था, 1874, 1855, 85, 1877, 1892, चलिए। तो उनको कब हटा दिया जाता है, तो 1874 में उनको हटा दिया था, तो ऑप्शन नंबर ये आपको याद रखना, 1874 में बोलेगा, ठीक है। अब बोलेगा आईसीएस, तो यही आपका जो आता है भारतीय सिविल सर्विस, आईसीएस में पास होने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो भारतीय का नाम बताइए, सत्येंद्र नाथ, तो कौन था, सत्येंद्र, ठीक है, नाथ बनर्जी, तो सत्येंद्र नाथ बनर्जी, सत्येंद्र नाथ बनर्जी बोलते हैं, सत्येंद्र नाथ टैगोर, कौन था, टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर कब तक ये हुआ था, 1864 में, याद रखिएगा, भारतीय जो पहला आईसीएस पास किए थे। चलिए अगला, अच्छा यहाँ 85 क्वेश्चन करते हैं, 51 क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन जो है आपका यह पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। 51-52 से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगी आपका पार्ट 2 में करेंगे, इसका पार्ट 2 यहीं में, यहाँ पार्ट 1 कंप्लीट कर देते हैं, इसका जो पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 51 से लेकर हम 100 क्वेश्चन करेंगे, तो 51 से 100 क्वेश्चन करेंगे आपका बिहार स्टेट के लिए, तो बिहार स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जाने से पहले जरूर एक प्रैक्टिस लगा के जाइएगा, जो कोई सीटेट का भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या जेटेट का तैयारी कर रहे हैं, जेटेट या फिर एस्टेट, ठीक है। तो स्टेट का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़िए, सीटेट जेटेट स्टेट के लिए सारा कंप्लीट पीवाईक्यू प्रैक्टिस से सारा आपको सीडीपी या जितने भी एसएसटी जो भी है सारा इस चैनल पे मिल जाएगा। आपको वीडियो अपलोड करने का टाइम एक सुबह में 8 बजे होती है और एक शाम में 6 बजे होती है, तो दोनों टाइम याद रखें, 8 बजे और शाम में 6 बजे। आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, नए अंदाज के साथ। आज के लिए इतना, टेक केयर।